नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां मऊगंज जिले के डगडौआ गांव के पास सड़क किनारे मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी कंचन दाहिया और बहुती गांव निवासी संजना सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की पहचान सतना निवासी एम्बुलेंस चालक सुधीर दाहिया उर्फ लाला के रूप में हुई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कंचन दाहिया का गबरू उर्फ दिनेश पटेल से अवैध प्रेम संबंध था और पति से छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची। 29 दिसंबर को सुधीर को न्यू ईयर पार्टी के बहाने रीवा बुलाया गया, जहां शराब पार्टी के बाद गबरू और उसके साथी बाबा ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को डगडौआ गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी गबरू और बाबा फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने शुक्रवार शाम 5 बजे प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला प्रेम, लालच और अपराध की एक खौफनाक कहानी बनकर सामने आया है। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है? 30 दिसंबर को हनुमाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डगडौआ में एक शव मिला था, जिसकी 2 दिन बाद शिनाख्ती की गई। शव की शिनाख्ती सुधीर दाहिया के रूप में की गई थी, जो सतना के रहने वाला था और ये एक हिस्ट्री शीटर भी है, जो सतना के कुलगवा थाने में इसका हिस्ट्री शीट खुली हुई है। इसकी जब पत्नी और परिवारजनों से बयान लिए गए और बाकी इसकी तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए, जिसमें पत्नी कंचन दाहिया का रोल समझ में आया कि पति की हत्या की साजिश में 3 लोग थे, जिसमें पत्नी थी और 2 उसके साथीगण थे, जो अभी फरार हैं। उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वर्तमान में पत्नी की कंचन दाहिया की गिरफ्तारी की गई है और जिन्होंने आरोपी को शरण दी है, नईगढ़ी की बहुती की एक संजना सिंह है, उनकी गिरफ्तारी की है। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें किस देश में गिरफ्तारी हुई है, कोई सबूत? पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करके और सबूत साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत की गई है गिरफ्तारी दोनों महिलाओं। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 25 स्थित बाणसागर कॉलोनी के पास एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर के 2 कमरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। यह घटना राजू उर्फ जफर के मकान में हुई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, जिससे आसपास के मकानों को बड़ी क्षति होने से बचा लिया गया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। हम लोग अपने अपने डेली काम कर रहे थे। अचानक से अफरा तफरी के बाद मुझे आवाज़ आई कि आग लग गई है। हम लोग जितनी तक देखते तब तक लाइट का कनेक्शन भी था, सब कुछ था। हम लोगों ने जल्दी इसको लाइट को कनेक्शन को काटने के बाद हम लोग किसी तरह करके अंदर गए। अंदर आग काफ़ी पकड़ चुकी थी और पकड़ने के बाद हम लोगों के पास कोई साधन नहीं, तो जो नीचे आग पड़ी हुई थी हम लोगों ने पहले उसको बुझाया, पहले बालू डाल के हमने बुझाया। उसको बुझाने के बाद ऊपर देखा तो रेक पे जो लकड़ी का शेड था उस पर आग ताबड़तोड़ पकड़ चुकी थी। अब पानी ही उसका ऑप्शन था, क्योंकि हम लोग अंदर जा नहीं सकते थे, लेकिन किसी तरह करके हम लोगों ने किसी तरह जुगाड़ करके पानी डाला, आग पे काबू पाया है और अब जाके कहीं थोड़ा सा उसमें राहत है। 2 कमरों में लगी है। नहीं, कुछ लोग जो फंसे परिवार ऊपर धूप की वजह से सारे परिवार ऊपर चले गए थे, छत में थे। और हाँ, एक 2 जो ज्वलनशील पदार्थ थे वो अंदर रखा हुआ, तो फिर किसी तरह हम लोगों ने उसको खींच के सिलेंडर वगैरह हम लोगों ने खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर हम लोगों ने पानी डालना चालू किया उसमें। कारण शॉर्ट सर्किट्स की वजह से लगी है। हाँ, कुछ क्या है कि आए दिन लाइट यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो ही रही है। डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं इनकी लाइट जा रही है, कहीं उनकी लाइट जा रही है। ये कहीं ना कहीं खंबे से प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी। आग गद्दे में गिरी है, गद्दे में गिरने के बाद आग तुरंत पकड़ ली है। लगभग गृहस्थी को कम से कम नहीं तो 50% तो नुकसान हो ही गया है। करीबन
7-8 लाख का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 25 लगता है, ये बानसागर कॉलोनी। क्या नाम है आपका? गुलाम वारिस। मकान किसका है ये? मकान हमारे मुस्लिम भाई ही हैं। क्या नाम है? नाम तो मुझे अच्छी तरह उनका नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने राजू कह के बुलाते हैं। उनके वालिद साहब ने ये घर लिया था, ये उनके भाई हैं जो आपके बगल में खड़े हुए हैं। माली नुकसान क्या हुआ है वो लोग अंदर जाएंगे, नुकसान क्या हुआ है वो लोग अंदर जाएंगे, वही लोग अब बताएंगे। पहले के जो वर्तमान की स्थिति थी वो हम लोग ने संभालने की कोशिश की। राजू भाईजान का मकान है? हाँ, राजू भाईजान का है, उन्हीं का है। ये लोग घर में कोई नहीं था, सब परिवार दुकान में था। हम लोग वर्तमान में सबसे पहले यही गए हैं आगे, और जितनी ज्वलनशील पदार्थ थी उनको हटाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद वो लोग ऊपर थी, उनकी पूरी फैमिली ऊपर थी, आग धूप ले रही थी। अब कैसे आग लगी वो लोग आगे की बताएंगे। लाई के साथ जैसा कि हम लोग अभी तक फायर ब्रिगेड का इंतजार करते रहते तो आग बहुत हद तक ले लेती, बहुत कम। अभी तो फर्स्ट ही फ्लोर में थी आग, अगर फ्लोर में भी लग गई है आग। अब ये मान लीजिए कि आग पे बहुत जल्दी हम लोगों ने काबू पाया, बहुत तरीके से पाया है। अगर हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां अमिलिया थाना बदेरा क्षेत्र से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भाई बहन की जोड़ी द्वारा बिना किसी वैध डिग्री और लाइसेंस के फर्जी अस्पताल संचालित किया जा रहा है। आरोप है कि उमेश पटेल और उसकी बहन ने ग्राम अमिलिया में अवैध क्लिनिक खोलकर न सिर्फ ग्रामीणों बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी इलाज के नाम पर ठगा है। हैरानी की बात यह है कि उमेश खुद को हड्डी रोग विशेषज्ञ बताकर मरीजों का इलाज करता है, जबकि उसकी बहन बिना फार्मेसी योग्यता के दवाइयां बेच रही है। मरीजों को दर्द की दवाइयां देकर महीनों तक बुलाया जाता है, जिससे अस्थायी राहत तो मिलती है, लेकिन इलाज के बाद स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है। जांच में सामने आया है कि इनके पास किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री का कोई प्रमाण नहीं है और कथित BA-MS डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। आरोप यह भी है कि इनके द्वारा दी जा रही दवाइयां स्थानीय स्तर पर बनी हुई हैं और उन पर कोई मानक प्रमाणन नहीं है। इस पूरे मामले ने जिला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया टीम द्वारा इस फर्जीवाड़े की पड़ताल करने मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने कैमरा छीनने की कोशिश की और बदसलूकी की, जिसकी शिकायत थाना बदेरा में दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस कथित फर्जी अस्पताल पर कब और क्या कार्रवाई करता है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां रीवा से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया है। यह दर्दनाक घटना 10 दिसंबर की बताई जा रही है, लेकिन आरोप है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने करीब 25 दिनों तक ना तो मामला दर्ज किया और ना ही मेडिकल कराया। बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी पर जाते हैं। पीड़िता के मुताबिक रात के अंधेरे में आरोपी सुग्गा साकेत घर में घुस आया, पहले उसका गला दबाया जिससे वह बेहोश हो गई और फिर दुष्कर्म कर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटकती रही। आखिरकार रविवार को परिजनों के साथ वह रीवा महिला थाने पहुंची, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद FIR दर्ज की गई और मेडिकल कराया गया। महिला थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में वर्षों से चली आ रही कमियों को दूर करने के लिए अब ठोस कदम उठाए जा रहे। करीब 29 साल बाद ब्लड बैंक में अस्थायी काउंसलर की नियुक्ति की गई है, जिससे अब रक्तदान करने वाले डोनरों की काउंसलिंग सुनिश्चित की जाएगी। यह जिम्मेदारी जिला एड्स नियंत्रण समिति के अंतर्गत ICTC में कार्यरत ममता सिंह को सौंपी गई है, जिनका काम रक्तदान से पहले डोनरों को आवश्यक जानकारी देना और संभावित जोखिमों से बचाव करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996 में ब्लड बैंक की स्थापना के साथ ही काउंसलर का पद स्वीकृत किया गया था, लेकिन इतने वर्षों तक यह पद खाली रहा और बिना काउंसलिंग के ही रक्त संग्रह व वितरण होता रहा। इसके अलावा अब ब्लड बैंक का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल किया जा रहा है। मैनुअल रजिस्टरों की जगह सभी डोनर ब्लड स्टॉक इश्यू TTE कंपोनेंट और डिस्कार्ड से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन संधारित होंगे। यह फैसला करीब 10 दिन पहले ब्लड सेल की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रूबी खान के निरीक्षण के बाद लिया गया, जिन्होंने रिकॉर्ड को पूरी तरह ऑनलाइन रखने के निर्देश दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।